चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या है? वैश्विक स्तर पर एआई का गवर्नेंस। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। एआई आ गया इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एक तो है कि चलो पेपर नंबर सेकंड बन जाए, या पेपर कभी कभी पेपर क्योंकि मानवाधिकार लोकतंत्र इस तरह लग रहा थोड़ा सा, या ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मतलब पेपर थर्ड में है जीएस में, उस पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। निबंध के लिए तो फेवरेट होगा ये। इथिक्स में भी आ सकता है, तो तैयार रहिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ पॉइंट पहले करंट देख लेते। पॉइंट क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मानवाधिकार लोकतंत्र एवं कानून के शासन पर यूरोपीय परिषद सीओई का फ्रेमवर्क कन्वेंशन एआई पर कानूनी रूप से बाध्यकारी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे हाल ही में हस्ताक्षर के लिए देशों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास एआई का नोट्स नहीं है तो बना लीजिएगा। मेंस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे भी प्रीलिम्स का भी पार्ट है, तो प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो जरूर इसको रखिए, बना करके तैयार रखिएगा। मानवाधिकार नहीं पता है तो जा करके एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। लोकतंत्र एवं कानून के शासन, लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है। इसको भी जाकर के एनसीईआरटी में अगर आप नहीं समझे लोकतंत्र, केवल शब्द पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, शब्द लिख लिए काम चल जाएगा। उसके बाद कानून के शासन पर यूरोपीय, देखिए ये पूरा एक तरह से ये वाला देख रहे ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला पूरा एआई पर कानूनी रूप से बाध्यकारी, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर यही पूछ लीजिए कि ये जो बात हो रही है इतने बड़े लिए जा रहे हैं, इसमें ये बाध्यकारी है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का यही बन जाएगा कि ये बाध्यकारी है कि नहीं है। तो भी ध्यान रखिएगा, पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो उम्मीद है करंट अफेयर्स किस तरह से पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब इसका एनालिसिस शुरू होता है। देखिए सीओई 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, ये ध्यान रखिएगा, अंतर सरकारी, ठीक है। 1949 में स्थापित, अगर आपको स्टेट वगैरह में 1949 वैसे नॉर्मल याद रखिए। इसमें यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ अन्य सदस्य देश भी शामिल हैं। अगर आपको लग रहा है यूरोपीय परिषद में केवल यूरोपीय देश शामिल हैं तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यूरोपीय परिषद में यूरोपीय संघ के साथ साथ अन्य सदस्य देश भी हैं शामिल हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा एकदम आराम से। प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी यहीं से आपको क्वेश्चन दिखता जाएगा कि हाँ कहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पर मेंस क्वेश्चन बन सकते हैं, यहीं सबको दिखता जाएगा, ठीक है। अब इसे 2 पॉइंट बताया मैंने, तो ये प्रीलिम्स। अब देखिए एक चीज़ और, इसमें जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हैं। अगर ये कहा जाए कि यूरोपीय परिषद में कौन कौन शामिल है और उसमें दे दिया जाए जापान और यूएसए, तो आपको डाउट हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि जापान भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि सीओई फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2019 में तब शुरू हुआ। ये याद रखिएगा, सीओई कब शुरू हुआ था? 2019 में, जब यूरोपीय परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक तदर्थ समिति का गठन किया था। इसका कार्य, अब कार्य ध्यान दीजिएगा, इसका कार्य एक ऐसे कानूनी उपकरण की व्यवहार्यता की जांच करना, कानूनी उपकरण की उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार्यता की जांच करना जो एआई के विकास और उपयोग को विनियमित कर सके। एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको साइंस टेक भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको गवर्नेंस भी दिख रहा है, और यहीं पर आपको जो है इंटरनेशनल भी दिख रहा है। मतलब एक ही आर्टिकल में आपको 3-4 चीज़ें दिख रही हैं। तो ये अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अब जैसे आपको लोकतंत्र नहीं समझ पा रहे हैं, या आप जो है अंतर्राष्ट्रीय बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, यूरोपीय संघ, अब जियोग्राफी को कुछ पता होना चाहिए कि ये बात कहाँ हो रही है, यूरोप कहाँ पर है, थोड़ा सा अगर रहेगा ये सब आपके दिमाग में तो आसान होगा समझना, और कुछ नहीं। नहीं तो पढ़ने को तो आप तो पढ़ ख़त्म ही कर देंगे, पढ़ने को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह कन्वेंशन नए नियमों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप है, जैसे G7 एआई समझौता। अब G7 ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो दिक्कत है। फिर आइए जगह रिवाइज करिए, यूरोपीय संघ का EU का एआई कानून,
बेलेचली घोषणा पत्र, बेलेचली शायद आगे चर्चा है तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये कुछ पॉइंट थे। बाकी ये देखिए सीओई फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रमुख प्रावधान, इसमें प्रावधान क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। कवरेज क्या है कि इसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी अभिकर्ताओं द्वारा दोनों द्वारा उपयोग की जाने वाली एआई प्रणाली को समझिए, किसके द्वारा, सार्वजनिक अभिकरणों और निजी अभिकर्ताओं, याद रखिएगा। साथ ही सार्वजनिक प्राधिकरणों की ओर से कार्य करने वाले निजी अभिकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एआई प्रणालियों को भी कवर किया गया है। वैसे ध्यान रखिएगा नॉर्मल, अगर आपको लगे या ध्यान रखना तो ठीक है, ना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या है, हस्ताक्षरकर्ताओं के दायित्व क्या है। पक्षकार देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित विधायी, प्रशासनिक या अन्य उपाय अपनाने या बनाए रखने होंगे कि एआई प्रणालियों की उपयोग अवधि के भीतर गतिविधियाँ, ठीक है, ये गतिविधियाँ हैं, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको मन करे तो, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये आ ही जाए, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। गतिविधि कौन से, लागू अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून में निहित मानवाधिकारों की रक्षा के दायित्वों के अनुरूप हो, लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं की अखंडता, स्वतंत्रता एवं प्रभावशीलता, ये शब्द आपको पता होने चाहिए। समझ, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा अगर आप ट्राई करिए कभी आंसर लिखने को तो ये सब शब्द आपके दिमाग में आने चाहिए। अखंडता, स्वतंत्रता, प्रभावशीलता, अखंडता, इसे तो आपके प्रियम्बल में भी 2-1 वर्ड हैं, तो आपको भी इससे को ना परिचित रहना चाहिए, इसका प्रयोग फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, ठीक है। प्रभावशीलता को कमजोर करने वाली न हो, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट देखिएगा, इसके नीचे क्या है कि इस फ्रेमवर्क की एक खास विशेषता यह है कि यह प्रौद्योगिकी को सीधे तौर पर विनियमित नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रौद्योगिकी को सीधे तौर पर विनियमित नहीं करता है और साथ ही यह टेक्नोलॉजी न्यूट्रल भी है, मतलब टेक्नोलॉजी न्यूट्रल भी है। दिख रहा है जब प्रौद्योगिकी को सीधे तौर पर प्रयोग नहीं किया, विनियमित नहीं किया करेगा तो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसे लाइन यूज स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तब डिफिकल्ट होता है समझना। अभी केवल हेडिंग रख लेना बड़ी बात नहीं है, इसके जब अंदर पढ़ते हैं तब लगता है हाँ कुछ जो है चीज़ें हैं, इसमें गहराई है। उसके बाद क्या है, देखिए इसके तहत वैश्विक स्तर पर एआई प्रणालियों के डिज़ाइन, विकास और डीकमीशनिंग के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है, ठीक है। अपवाद क्या है, अपवाद देखिए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर लागू नहीं होता। याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर लागू नहीं, तो ये पॉइंट एकदम दिमाग में रखिएगा। पता नहीं ये भी गलत कर बैठे हैं, सब लगाए जा रहे हैं कि सब जगह लागू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि यदि इन क्षेत्रों में एआई प्रणालियों का परीक्षण मानवाधिकारों, फिर देखिए ऊपर वाले स्टेटमेंट, ऊपर वाले शब्द यूज हो रहे हैं, एआई प्रणालियों का परीक्षण मानवाधिकारों, लोकतंत्र, कानून के शासन में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है तो वह इस फ्रेमवर्क के दायरे में आ जाएगा। देखिए आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें शब्द मिलेंगे और जो शब्द मिलेंगे यही आपके लिए काम करेंगे आगे। फ्रेमवर्क के तहत एआई प्रणालियों की उपयोग अवधि के भीतर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए अगर मन करे, ये कुछ सिद्धांत हैं एआई सिस्टम के लिए मौलिक सिद्धांत। अब ये मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता, मानवीय गरिमा। अब ये गरिमा शब्द ना, गरिमा शब्द अपने आप में ही एक बहुत विस्तृत मतलब कि टॉपिक है। अगर आप गरिमा सोच समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ जो है ये क्या चीज़ होती है। आपको देखेंगे कि जो पीछे काफ़ी सामाजिक लड़ाइयाँ हुई हैं तो उसमें आपको दिखेगा गरिमा की ही लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके बाद समानता, ये तो आपको फंडामेंटल राइट में भी दिखता होगा, समानता और गैर भेदभाव। गोपनीयता गवर्नेंस में आपको देखते होंगे गोपनीयता कितना महत्व होता है। और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा का सम्मान, व्यक्तिगत डेटा मतलब पर्सनल जो आपको होता है उसकी बात हो रही है, उसका सम्मान। पारदर्शिता और निगरानी,
देख रहे हैं, पारदर्शिता और निगरानी, पारदर्शिता को जो है इथिक्स का पार्ट है। यही मज़ेदार चीज़ है, जब आप पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ते हैं ना, तब आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें दिखाई देगी कि मतलब जितने जीएस के चारों पेपर हैं, निबंध है, सब चीज़ दिखाई देगी आपको। बस अच्छे से केवल दिमाग खोल कर रखना है। अब जैसे जवाबदेही, कहाँ का पॉइंट है पता है आपको एथिक्स का? जिम्मेदारी, विश्वसनीयता, सुरक्षित नवाचार, सुरक्षित नवाचार। अब देखिए, सुरक्षित नवाचार को आप जो है साइंस टेक में भी प्रयोग कर सकते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, है ना? तो वहाँ पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। तो यहाँ से क्या निकला आपको कि एआई सिस्टम के लिए मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये जो है आपके 7 पॉइंट है। ये 7 पॉइंट आप जो है प्रैक्टिस करिए, ये पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, सब कुछ गायब हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, ये मौलिक सिद्धांत थे। अब बात आती है क्या, वैश्विक स्तर पर एआई के गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों? मेंस का टॉपिक, मेंस का क्वेश्चन बनेगा सीधे सीधे कि वैश्विक स्तर पर एआई के गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, जोखिम न्यूनीकरण। जोखिम न्यूनीकरण, इसमें क्या है कि एआई प्रणालियों का वैश्विक स्तर पर विनियमन एआई प्रणालियों से जुड़े वैश्विक जोखिमों जैसे कि रोजगार की क्षति, भेदभाव, निगरानी व सैन्य कार्यों में दुरुपयोग। ठीक है, निगरानी देखो, सैन्य कार्य, यहाँ पर आपको सैन्य भी लेके आएंगे तो थोड़ा सा एक और डिफेंस वाला पोर्शन आपके दिखेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। एआई हथियारों के लिए स्पर्धा, एआई हथियारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, हथियारों की स्पर्धा को कम करने हेतु मानक निर्धारित कर सकता है। मानक, ये पॉइंट, ये शब्द देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, शब्दों को गहराई समझिए। आप कुछ अपने से हिम्मत तोड़ मरोड़ दीजिए उसी में। उसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक कामकाज के लिए खतरा। लोकतांत्रिक कामकाज, अब अगर आपको लोकतंत्र पता होगा तो आपको यही पता चल जाएगा कि लोकतांत्रिक कामकाज क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे। शब्द रट लेंगे, बात लगे चलो ठीक है, लोकतांत्रिक कामकाज रट लिए तो मज़ा आ गया, हमको समझ में आ गया, हम जानते हैं बहुत। नहीं, अगर आप शब्द की महत्व नहीं समझ रहे हैं तो फिर तो दिक्कत होगी। उदाहरण के लिए क्या है, अब देखिए, लोकतांत्रिक कामकाज में क्या क्या आता है? सबसे पहले दुष्प्रचार, किसी चीज़ की गलत प्रचार करना, दुष्प्रचार, ठीक है। और क्या, फेक न्यूज, एक तो होगा दुष्प्रचार, और क्या होगा, फेक न्यूज, जैसे तत्व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकते हैं, कि मतलब किसी का दुष्प्रचार कर दिया जाए और फेक न्यूज तरह से, ये क्या करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता समझ रहे हैं, किसी चीज़ को प्रमाणित मतलब उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर सवाल हो रहा है, उस पर पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहते हैं असमानताओं से निपटना। ये देखिए, असमान, एआई के वैश्विक गवर्नेंस संबंधी वर्तमान व्यवस्था में असमानता व्याप्त है। उदाहरण के लिए क्या है, कई विकासशील देश, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देश, अब ये पता होना आपको, अगर आपके सामने विकासशील देश के बारे में बात हो रही है तो ये पता नहीं ग्लोबल साउथ देश ही होगा। कभी कभी ऐसा एलिमिनेशन करने में काम आता है, ऐसे टर्म्स जो है एलिमिनेशन करने में काम आते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे प्रीलिम्स ऐसे काम आता है। इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और उनके विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, सीमा पार प्रकृति, इसमें क्या है, डेटा गोपनीयता की सुरक्षा, जैसे क्या, एआई प्रणालियों से जुड़े मुद्दे एक साथ कई देशों को प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपको लाइन अगर आप लिखते हैं थोड़ा सा महत्व बढ़ता है। शब्दों का सिलेक्शन, और मैंने शायद आपको बताया होगा जब यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बता रहा था, जब यूपीएससी की डिमांड के बारे में बता रहा था, तो वहाँ पर हमने आपको ये बात बताया था कि यूपीएससी बेसिकली चाहती क्या है। एक होता है कि करते रहो, कुछ भी करते रहो, तुक्के से निकल जाए, एक होता ये, एक होता नहीं, एक होता कि जो आपको पता हो डिमांड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति बनाते हैं, आप अपनी सोच डेवलप करते हैं, तो उस तरह की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, एआई का अनुचित तरीके से समायोजन, ऐसा तब होता है जब एआई प्रणालियाँ ऐसे तरीकों से कार्य करती हैं जो मानवीय इच्छाओं को नहीं दिखाते हैं।
जो मानवीय इच्छाओं को नहीं दिखाते हैं। इसमें प्रमुख उदाहरण क्या क्या देखिए, चिकित्सा संबंधी व्यवहार सिफारिशें, पक्षपाती एल्गोरिदम, कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट मॉडरेशन, पक्षपाती एल्गोरिदम और चिकित्सा संबंधी अव्यवहार्य सिफारिशें। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखें क्या क्या लिखा है, क्या शब्द क्या था, मानवीय इच्छा, मानवीय इच्छा को नहीं दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसका क्या है, व्यापक पैमाने पर उपयोग, व्यापक पैमाने पर उपयोग कहाँ कहाँ पर, स्वास्थ्य देखभाल, एक तो ये हो गया हेल्थ, हेल्थ सेक्टर, वित्त और कानून प्रवर्तन, देखिए फाइनेंस भी आ गया, मतलब इकोनॉमी वाला पोर्शन। प्रमुख क्षेत्रों में निर्णय लेने में एआई प्रणालियों को तेजी से अपनाया जा रहा है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर एआई की गवर्नेंस के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। इस मेंस का ही चल रहा है, प्रीलिम्स को तो हो गया, जो दो एक पॉइंट बीच में भले आ जाए, लेकिन अब जो चल रहा है मेंस का ही पूरा चल रहा है। वैश्विक स्तर पर एआई के गवर्नेंस के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। देखिए, प्रतिनिधित्व की कमी, सबसे पहली पॉइंट ये, प्रतिनिधित्व की कमी। एआई गवर्नेंस से संबंधित पहलों में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव है। देख रहे ना, एआई गवर्नेंस संबंधित पहलों में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व, अर्थात क्या कि एआई के विकास से जुड़ी हुई संस्थाओं में निम्न आय वाले देशों, विशेषकर फिर निम्न आय वाला एक बात हो रही है, उसके बाद एक अभी चर्चा होती है विकासशील देश, निम्न आय वाले और विकासशील देश। और नाम किसका लिया जा रहा है, लिया जा रहा है किसका, ग्लोबल साउथ के देश। ठीक है ना, ग्लोबल साउथ का मतलब निम्न आय वाले या विकासशील। ध्यान रखिएगा कि प्रतिनिधित्व की कमी देखी गई है। इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एआई के मूल्यांकन और वित्त पोषण में भारी असमानताएं, एआई के मूल्यांकन एक चीज है और दूसरी चीज है वित्त पोषण में भारी असमानताएं उत्पन्न हो रही है। एक वित्त पोषण है और एक जो है एआई का मूल्यांकन है, ध्यान रखिएगा शब्दों को। उसके बाद क्या है पॉइंट, उदाहरण एग्जाम्पल तो देखिए, एआई से जुड़ी कई चर्चाओं या पहलों में केवल 7 देशों द्वारा ही भाग लिया जा रहा है। देख रहे हैं, केवल 7 देश, ग्लोबल साउथ के ज़्यादातर देशों को इन पहलों में शामिल नहीं किया गया है। देख रहे हैं ना, अगर ये कहा जाए कि ग्लोबल साउथ के सभी देश शामिल हैं तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लोबल साउथ के सभी देश शामिल ही नहीं है, केवल केवल कौन शामिल है कि इसमें जो है 7 देश है ना, कि चर्चाओं के लिए पहलों में क्या केवल 7 देश को जो है इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है समन्वय संबंधी अंतराल, समन्वय संबंधी अंतराल, समन्वय एक शब्द है, उससे रिलेटेड जो गैप होता है उसकी बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मानकों और अनुसंधान संबंधी पहलों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक है और एक अनुसंधान संबंधी एक रिसर्च की बात हो रही है और एक इंटरनेशनल जो आपका जो है स्टैंडर्ड है उसकी बात हो रही है। के लिए एक वैश्विक तंत्र का अभाव, वैश्विक तंत्र का अभाव कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है, कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। अब ये देखिए, कुछ इन्होंने शायद कुछ चर्चा की है कि अलग अलग देशों और क्षेत्रों में एआई के नियमों में भिन्नता के कारण, सिंपल सी बात है तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, अलग अलग देशों में, अलग अलग देश में या क्षेत्र में एआई के जो नियम होंगे वो तो अलग अलग होंगे ना, ये तो आपको पता ही होगा। कारण एआई प्रणालियों को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करना या एक दूसरे के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश से स्थानांतरित करना होता है कि एक देश कोई है, एक देश ये है, यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी एआई जो है सिस्टम जा रहा है तो दिक्कत होती है। एक ये है और एक क्या है कि एक दूसरे के साथ जोड़ना, और इनको एक साथ जोड़ना भी समस्या होती है। दोनों समस्याएं हैं कि मतलब कि आप ले यहाँ से यहाँ तक लेके जाना भी कठिन है और दोनों को आपस में जोड़ना दोनों कठिन है। तो वही चीज़ बता रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर एआई का विकास और उपयोग सीमित हो जाता है। वैश्विक स्तर पर एआई का विकास और उपयोग क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि विविध देशों द्वारा एआई चुनौतियों पर अस्थायी प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं।
विविध देशों द्वारा एआई चुनौतियों पर ये प्रतिक्रियाएं अक्सर दीर्घकालिक समाधानों की बजाय क्या होती, तात्कालिक होती हैं। ठीक है। संकीर्ण दृष्टिकोण, ये तो मतलब आप हर जगह कहीं भी यूज कर सकते हैं। संकीर्ण दृष्टिकोण ये तो मतलब कॉमन शब्द है एक तरह से। एआई के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण इसके जटिल वैश्विक प्रभावों से निपटने में देशों की क्षमता को बाधित करता है, देशों की क्षमता को बाधित करता है। ठीक है। अब आता है कार्यान्वयन में कमी। क्या है? कार्यान्वयन में कमी। थोड़ा सा अब इसको देखते हैं कि एआई गवर्नेंस के संबंध में सरकारों और निजी कंपनियों को उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए मजबूत प्रणालियों का अभाव है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। एआई के विकास के लिए आवश्यक राष्ट्रीय रणनीतियों को बेहतर ढंग से लागू करने में, ध्यान रखिएगा, संसाधन और सहयोग की कमी के कारण ये रणनीतियाँ अक्सर सैद्धांतिक ही रह जाती हैं और व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। ठीक है। एआई क्षमता निर्माण के लिए समर्पित वित्त पोषण तंत्र का अभाव। समर्पित वित्त पोषण अपने आप में ना हर जगह यूज हो जाता है, चाहे आप लोकल बॉडी पर कहीं पर देखेंगे, चाहे आप नेशनल बॉडी पर कहीं देखेंगे या इंटरनेशनल कहीं देखेंगे, मतलब वित्त पोषण आ ही जाता है। देश को वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ सकता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर वित्त पोषण की कमी हो जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, तो इसका मतलब है सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक तो प्रतिस्पर्धा में पीछे होने की बात अलग है, और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए कि एआई को विनियमित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। एआई को विनियमित करने के लिए अब भारत के कुछ कदम हैं। अब ये जो भारत के कदम है ना, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक तो आप चलिए ठीक है लिखते हैं कि आप मेंस में लिखेंगे, लेकिन जब प्रीलिम्स में आएगा तो एक पॉइंट उठा करके आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति NSAI नीति आयोग ने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग करने के लिए, ध्यान रखिएगा, एआई फॉर ऑल रणनीति की शुरुआत की। एआई फॉर ऑल, अब आप कहीं पर भी लिखेंगे इसको, जो है इस शब्द को, इस मतलब पूरा ये फ्रेज टाइप का है ना, कि ये मतलब कि इस जो कदम है ना, इसको आप जो है यूज कर सकते हैं मेंस में। एआई फॉर ऑल रणनीति, एआई फॉर ऑल रणनीति। जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत। नीति आयोग ने एआई के विकास और कार्यान्वयन में नैतिकता एवं जवाबदेही, एथिकल पॉइंट, पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत जारी किए। जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत जारी किए। इसके बाद आयोग ने जिम्मेदार एआई के लिए संचालन सिद्धांत भी जारी किए। एक जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत है और एक जिम्मेदार एआई के लिए संचालन सिद्धांत। एक सिद्धांत, संचालन सिद्धांत रखिएगा। ये सिद्धांत सरकार और निजी क्षेत्रों दोनों के लिए ठोस कदम उठाने के लिए दिशा मार्गदर्शन करते हैं। मतलब सरकार के लिए भी है और निजी क्षेत्रों के लिए भी, तो दोनों के लिए है। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए, मतलब कहीं पर भी आप जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये देखिए एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम इंडिया एआई, ये शब्द आप कहीं पर यूज कर लीजिए। जब भी आप लिखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। जब भी आप लिखेंगे ना तो एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपके पास। एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम इंडिया एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई के क्षेत्र में नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा एआई संबंधी नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए इंडिया एआई कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया एआई का क्या कार्य है ना, या उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि एआई के क्षेत्र में नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा एआई संबंधी नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए। एआई संबंधी जो नैतिक चिंता है, नैतिक चिंता क्या होती है, इसका सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसका
उस जगह पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जहाँ पर देश की सुरक्षा खतरा हो। ऐसी चीज़ें कुछ जो है ये नैतिक चिंता होती है, तो इसमें जो है आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। व्यक्तियों के लिए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना और एआई से जुड़ी निजता संबंधी चिंताओं का समाधान करना। एआई से जुड़ी निजता संबंधी चिंताओं का समाधान करना तो नॉर्मल बात है, वैसे ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट देखिए ये है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, क्यों कि भारत इसका सदस्य है। जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, यहाँ पर क्या है कि भारत इसका सदस्य है। भारत जिम्मेदार एआई पर वैश्विक चर्चाओं में भाग लेता है और अपनी रणनीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने का या बनाने का प्रयास करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बस ये है कि ये भारत का सदस्य है, इस वजह से जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जीपीएआई इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनरली उसको जो है ऐसे ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि एआई पर G7 समझौता, एआई पर G7 समझौता, इसका उद्देश्य एआई प्रणालियों के जिम्मेदार विकास और उपयोग के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क स्थापित करना है। ग्लोबल फ्रेमवर्क, इसमें भागीदारी करना स्वैच्छिक है, मतलब कि कोई भी अपनी से इच्छा से इसमें भागीदारी कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी मर्जी है। यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम, यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम, देखिए कि यह एआई पर यूरोप का पहला प्रमुख विनियमन है। इसमें एआई के उपयोगों को 3 जोखिम स्तरों, ये जोखिम स्तर ध्यान रखिएगा कि कभी आप तुलना भी करना कर सकते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ का जो है जोखिम स्तर यूरोप के जोखिम स्तर से, मतलब इस तरह से आप जो है चर्चा कर सकते हैं। जैसे अस्वीकार्य जोखिम, उच्च जोखिम, कम या न्यूनतम जोखिम, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मन करे आपको जो है इस 3 जोखिम स्तर ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी एक पॉइंट है कि बायलेचले घोषणा पत्र। अब बायलेचले घोषणा पत्र ये तो प्रीलिम्स के लिए पार्ट है, इस पे तो प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है कि बायलेचले घोषणा पत्र, यह फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न, यह फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की साझा समझ स्थापित करता है। इस पर 28 देशों और यूरोपीय संघ की, पॉइंट ये है 28 देश हैं और यूरोपीय संघ है। फ्रंट बस वैसे बायलेचले घोषणा पत्र है क्या, इतना भी ध्यान रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। कहीं पर अगर आए तो ऐसा कम से कम ये तो पता हो कि है क्या ये, बाकी तो ठीक बात है। उसके बाद आगे की राह, आगे की राह, ये तो आगे की राह लगभग कॉमन ही होते हैं, बस तोड़ मरोड़ जाते हैं थोड़ा सा, फिर भी ध्यान रखिएगा। गवर्निंग, ये लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाना है, क्यों, क्योंकि गवर्निंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी शीर्षक वाले संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट की सिफारिश है। अब इसमें क्या क्या सिफारिश है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एआई गवर्नेंस के लिए लचीले और विश्व स्तर पर जुड़े ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो साझा समझ एवं लाभों को बढ़ावा देता है, जो साझा समझ एवं लाभों को बढ़ावा देता है। एक पॉइंट ही, एआई पर एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का गठन करना चाहिए। एआई पर एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल गठन करना चाहिए जिसमें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हों, मतलब कि थोड़ा सा लोगों की डाइवर्सिटी हो, ऐसा ना हो कि एक ही जगह फोकस हो जाए, एक ही सेक्टर फोकस हो जाए, तथा वे स्वैच्छिक रूप से कार्य करने हेतु तैयार हो, मतलब कि स्वैच्छिक रूप से, ऐसा नहीं उनको ये लगे कि हमको ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है। जब तक स्वैच्छिक रूप से कार्य नहीं होता तब तक अंदर चीज़ें निकल बाहर नहीं आती हैं, ये बताऊँ, जो अंदर टैलेंट होता है ना वो निकलता नहीं है। तो ये इस पॉइंट पर ये फोकस करने का प्रयास किया जा रहा है। एआई के विकास को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो अच्छी बातें हैं। साथ ही सरकार और हितधारकों को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में एआई गवर्नेंस पर अर्धवार्षिक की नीतिगत संवाद आयोजित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, विवाद नॉर्मल ही है। एक एआई एक्सचेंज सृजित करने की आवश्यकता है, एक एआई एक्सचेंज
सृजन आवश्यकता है जो एआई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए परिभाषाओं और मानकों का एक रजिस्टर विकसित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए हितधारकों को एकजुट करता है। मन करे तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। उसके बाद एक पॉइंट है कि एक एआई क्षमता विकास नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। एआई क्षमता विकास नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क? एआई क्षमता। जब आप मेंस लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा, हम ये शब्द समझ में नहीं आएगा, एआई केवल दिमाग में आएगा, लेकिन एआई क्षमता विकास नेटवर्क, एआई एक्सचेंज, ये सब शब्द आपको मिलेंगे ही नहीं। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक एआई क्षमता विकास नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मुख्य कार्य प्रमुख हितधारकों और को विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संबद्ध केंद्रों को जोड़ना होगा। ठीक बात है। एआई के लिए ग्लोबल फंड होना चाहिए। एआई के लिए क्या होना चाहिए? ग्लोबल फंड होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से प्रबंधित हो, जो स्वतंत्र रूप से प्रबंधित। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंशदान को एकत्र किया जा सकता है तथा इस धन का इस्तेमाल एआई उपकरणों तक स्थानीय पहुंच बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद क्या है? उठाए जा सकने वाले अन्य कदम कौन कौन से हैं? एआई के विनियमन हेतु कानून बनाना। एक तो ये कि जो ये तो मिनिस्ट्री, आपको पता ही मिनिस्ट्री कौन सी है। संभावित जोखिमों और नुकसान का समाधान करने हेतु एआई के आर्थिक लाभों का दोहन करने के लिए इस पर एक नए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। एक ये एआई प्रणालियों को मानवीय मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप बनाना। एआई प्रणालियों को मानवीय मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप बनाना। इससे क्या है? इससे ये सुनिश्चित होगा कि एआई प्रणालियाँ मानवीय मूल्यों, अच्छा बार बार देखना क्या बात हो रही है, मानवीय मूल्यों की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, के अनुसार काम कर रही है तथा भेदभाव एवं फेक न्यूज, एक भेदभाव शब्द, एक फेक न्यूज, दो बार आ चुका ना, फेक न्यूज दो बार चमा चुका है, तो गौर करिए थोड़ा सा इसमें कि फेक न्यूज बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, इसलिए का समाधान कर सकती है। तो उम्मीद है कि ये सब बातें पूरा आर्टिकल ये समझ में आया होगा। देखिए अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं अच्छे डिस्कस करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो बीच बीच में मिलेंगे छोटे मोटे आर्टिकल उनको फिर छोड़ सकते हैं। जब आप कुछ चीज़ें अच्छे कवर किए रहेंगे तो कुछ चीज़ें ना भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब जो भी चल रहा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब आपका ऐसे आर्टिकल है ये कि एक ही पेपर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये लगभग 2-3-4 मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट दिखते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया फ़ायदा होगा जब आप अभी तैयार किए रहेंगे पूरा तो आपको पीटी 365 और मेंस 365 दोनों पढ़ने में आसानी होगी, एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर नहीं होगा। अभी इस चीज़ समझे रहेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो जो एग्ज़ाम के पहले जो 1 महीने 2 महीने बचता है तो उस समय मौका मिल जाता है कुछ और करने का, नहीं तो पता लगे फिर वही पीटी 365 रट रहे हैं बैठ करके, फिर उसके बाद मेंस लिख रहे हैं मेंस कर रट रहे हैं बैठ करके, तो वो सब आपको गलती नहीं करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपका जो है टाइम सेव बच जाएगा। बस एक शुरुआत यही चल रहा है, इसका उद्देश्य ही ये है कि अभी जैसे 2 आर्टिकल मैंने डिस्कस कर दिया 2 लेक्चर में, अब ये 2 आर्टिकल है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आए तो गलत ना होए, मतलब कि आपको ना भी पढ़ना है पेपर में तब भी आपके पास शॉर्ट नोट्स इनका हो और आप इसको रट लीजिए, अभी से रटते चलिए आराम से, तो आगे जो है आसान हो जाएगा कि कौन सा प्रीलिम्स का पॉइंट है, कौन सा मेंस का पॉइंट है, थोड़ा सा जो है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो प्रैक्टिस करते रहिए मेंस की तरह, क्योंकि हर एक आर्टिकल अपने आप मेंस का क्वेश्चन ही है। आप कम से कम किसी भी आर्टिकल पर कम से कम ज़्यादा नहीं 10-15 पॉइंट तो लिख ही सकें, बिना देखे, बिना कुछ सोचे, बिना हाथ रुके, कम से कम 15-20 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। ये जो शॉर्ट जो टॉपिक है, शॉर्ट पॉइंट है इस टाइप का, ये सब पता होना चाहिए, तब आसान हो जाएगा। और नहीं तो फिर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा गहरी स्थिति हो जाएगी, खराब स्थिति, गहरी कह रहा हूँ, खराब स्थिति हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगा, पेपर में बैठे समझ में नहीं आएगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।